My dear students, welcome to Captain Batra classes. Yesterday we discussed about parts of speech कि parts of speech क्या होते हैं, उनके types क्या होते हैं, उनको कैसे हम recognize करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया। In this video lecture we are going to discuss a very common but very important chapter, that is sentence. Generally students sentence पढ़ लेते हैं, sentence रट लेते हैं, but when this is the matter of recognizing, जब sentence को recognize करने का समय होता है तो they are unable to recognize it. आज अपने इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये समझाऊंगा कि सेंटेंस के जो टाइप्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं उन्हें आप किस प्रकार से पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि सेंटेंस आखिर हम कहते किसे हैं। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन सच अ वे दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग। यानी सेंटेंस हम ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिनको हमने इस प्रकार से अरेंज किया हो, जिनको हमने इस प्रकार से लिखा हो कि उसकी एक कंप्लीट मीनिंग निकल करके आती हो, उसका एक कंप्लीट पूर्ण अर्थ निकल करके आता हो। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि सेंटेंस में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं। तो आप देख सकते हैं कि सेंटेंस की डेफिनेशन में सबसे पहले लिखा है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी सेंटेंस किसे कहते हैं, तो सबसे पहले सेंटेंस एक शब्दों का समूह है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहते हैं। कई बार लोग सेंटेंस की यही डेफिनेशन देते हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन दिस इज फॉल्टी। सेंटेंस अगर हम केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहेंगे तो मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा है, रीड्स अ राम बुक। मैंने ये दुनिया का सबसे आसान एग्जाम्पल लिया हुआ जो कि हर बच्चे के, हर स्टूडेंट के दिमाग में ये उसकी ज़बान पर रहता है, राम रीड्स अ बुक। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है, ये सेंटेंस है कि नहीं, तो आप ये तुरंत बताएंगे यस दिस इज अ सेंटेंस। लेकिन अगर हम सिर्फ ये बोलें कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो आप देख सकते हैं कि राम रीड्स अ बुक में देयर आर 4 वर्ड्स और यही 4 वर्ड्स हमने रीड्स अ राम बुक में भी यूज़ किया। बट कोई कॉमन सा भी स्टूडेंट ये बोलेगा कि ये सेंटेंस है मगर ये सेंटेंस नहीं है। उतने ही वर्ड्स इसमें भी यूज हुए हैं और उतने ही वर्ड्स इसमें भी यूज हुए, मगर आप इसे सेंटेंस कहते हैं और आप इसे सेंटेंस नहीं कहते। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दिस कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस हम शब्दों के समूह को तो कहते हैं, लेकिन इस प्रकार के शब्दों के समूह को कहते हैं अरेंज्ड इन सच अ वे, यानी जिनको हमने इस प्रकार से अरेंज किया हो। किस प्रकार से अरेंज किया हो? आपको मालूम है कि सभी लैंग्वेजेस में सेंटेंस को फॉर्म करने का, सेंटेंस को अरेंज करने का एक तरीका होता है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को पोजीशन करते हैं, इसके बाद हम वर्ब को लिखते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। मीन्स टू से इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उस सेंटेंस को बनाने का, वर्ड्स को सेंटेंस में लिखने का एक मेथड है, एक तरीका है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा।
अगर इस ऑर्डर में आपने सेंटेंस में वर्ड्स को लिखा होगा तब तो वो सेंटेंस कहलाएगा, अन्यथा रीड्स अ राम बुक में उतने ही वर्ड्स यूज हुए हैं लेकिन ये सेंटेंस नहीं है, और ये जो लिखा है ये सेंटेंस है। ये सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करने का दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप क्या था कि सेंटेंस हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि जिनको हमने इस प्रकार से अरेंज किया हो। किस प्रकार से? जैसा मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अगर इस प्रकार से आप अरेंज करेंगे तो वो सेंटेंस कहलाएगा। तीसरा स्टेप ये है कि दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी सेंटेंस हम ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिसकी एक कंप्लीट मीनिंग निकल करके आती हो। अगर ये दोनों स्टेप्स फॉलो भी होते हों और उस सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग ना निकल करके आती हो तो भी वो सेंटेंस की क्राइटेरिया में सही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये लिखूं कि आई एम, अब इस सेंटेंस में हमने टू वर्ड्स का यूज किया है। आई ये सब्जेक्ट है और एम ये वर्ब है, और किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए अगर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब है तो आप उसे सेंटेंस कह सकते हैं ग्रामर के आधार पर। लेकिन अगर हम सिर्फ ये बोले कि आई एम यानी मैं हूं, तो इतना कहने से सेंटेंस की मीनिंग स्पष्ट नहीं होती है, इसलिए ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। तो आप इसे कंप्लीट सेंटेंस नहीं कह सकते इन स्पाइट ऑफ बीइंग फिट अकॉर्डिंग टू ग्रामर। तो इस प्रकार से किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस बनने के लिए उसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना होगा, प्रॉपर तरीके से अरेंज होना होगा, और अगर वो कंप्लीट मीनिंग देता होगा तभी उसे हम सेंटेंस कह सकते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। वन मोर एग्जाम्पल हैव ऑल्सो बीन रिटन हियर, लाइक वी वर्क हार्ड टू बिकम सक्सेसफुल। इसमें हमने कुछ वर्ड्स को यूज किया और ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और हमने जिस प्रकार से लैंग्वेज में वर्ड्स को पोजीशन किया जाना चाहिए उस तरह से उसी सीक्वेंस में हमने वर्ड्स को यहाँ पर रखा और ये अपनी कंप्लीट मीनिंग देता है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ सेंटेंस। तो हैंस सेंटेंस हम ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जो प्रॉपर तरीके से अरेंज हो और उसकी कंप्लीट मीनिंग निकल करके आती है। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट स्टेप। अगला स्टेप है कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसके आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट इंपरेटिव सेंटेंस, एंड फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किस प्रकार के सेंटेंस को कहते हैं? ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ट्राई टू रिकॉल इट, कि मैंने सेंटेंस की डेफिनेशन में आपसे कहा था कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसलिए वो कंडीशन फिर से अप्लाई हुई कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी असर्टिव सेंटेंस हम ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन, यानी जो किसी स्टेटमेंट को करता है, जो किसी कथन को करता है, या असर्शन मीन्स भी कथन होता है। अगर हम शब्द के माध्यम से भी इस बात को समझना चाहें तो स्टेटमेंट में दो वर्ड्स हैं। इसका जो रूट वर्ड है वो स्टेट, स्टेट का मतलब होता है कहना,
और मेंट लगा करके हमने इसको नाउन बना दिया और ये हो गया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब है कथन। दूसरा है असर्शन। असर्शन में भी दो हैं, असर्ट और ION, ये एक प्रीफिक्स लगा हुआ। असर्ट मीन्स होता है कहना और स्टेट का मतलब है कहना। तो असर्टिव सेंटेंस हम ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसके माध्यम से हमने कोई स्टेटमेंट या कोई असर्शन यानी कोई कथन अगर हमने किया हो तो उसे उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन अगर ये मैं आपसे पूछूं कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कैसे आपने ये बात पहचान ली कि ये एक स्टेटमेंट है या ये एक कथन है, तो यू विल बी कंफ्यूज्ड कि कैसे ये कथन है। असर्टिव सेंटेंस के बारे में एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये है कि असर्टिव सेंटेंस हम ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, जो हमें जानकारी देने का काम करता है। जैसे इसको पहचानने के लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सर्वप्रथम जब आपके टीचर ने, आपके पेरेंट्स ने ये बात आपको बताई कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स और इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के माध्यम से आपको एक इंफॉर्मेशन मिली, आपको एक जानकारी मिली कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो इस प्रकार से ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यानी ऐसा सेंटेंस है जो हमें इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। ठीक ऐसे ही द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन ईस्ट में निकलता है। जब आप बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तो आपको नहीं मालूम कि सन ईस्ट में निकलता है कि वेस्ट में निकलता है कि किस डायरेक्शन में निकलता है, लेकिन जब आपको ये कहा जाता है आपसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन ईस्ट में निकलता है, तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है, यानी इसमें जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज़ किए हैं वो आपको इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। तो ये तो डेफिनेशन है कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो स्टेटमेंट या असर्शन को करता है उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है असर्टिव सेंटेंस को पहचानने के लिए कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें इंफॉर्मेशन देने का काम करता है उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ये चीज़ हम इंटरोगेटिव सेंटेंस से कंपैरिजन करके भी समझ सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन देने का काम जो हमने ये 4 टाइप्स के सेंटेंसेस लिखे हैं, इनमें इंफॉर्मेशन देने का काम केवल और केवल असर्टिव सेंटेंस ही कर सकता है। कोई और सेंटेंस इंफॉर्मेशन देने का काम नहीं कर सकता। यही तो बेसिस है, यही तो आधार है जिस पर हमने सेंटेंसेस को कैटेगराइज किया हुआ है। तो असर्टिव सेंटेंस ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहेंगे जो हमें कोई जानकारी देगा। इसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस से कंपेयर अगर करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन ये है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आस्क अ क्वेश्चन, यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमारे से क्वेश्चन पूछने का काम करता है, जो हमसे इंफॉर्मेशन मांगता है, यानी जो हमसे जानकारी मांगता है। लाइक व्हाट इज योर नेम, अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट्स योर नेम, तो ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक ऐसे ही जब आपने कहा कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जब इसके रिप्लाई में आप कहते हैं व्हाट्स योर नेम के रिप्लाई में आपने कहा कि माई नेम इज अमित, अब यहां पर भी आपने 1 2 3 4 वर्ड्स यूज किए। जैसे व्हाट इज योर नेम में 4 वर्ड्स हैं और ये एक सेंटेंस है,
ऐसे ही माई नेम इज अमित में भी 4 वर्ड्स हैं और ये एक सेंटेंस है। लेकिन इन दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? ये जो व्हाट इज योर नेम लिखा है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्वेश्चन पूछने का काम करता है, इसलिए इसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और माई नेम इज अमित, ये हमें इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, इसलिए इसे हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमसे क्वेश्चन पूछेगा, जिसके माध्यम से हम किसी से क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना ज़रूरी है ताकि हम असर्टिव सेंटेंस को और बेहतर समझ सकें। नेक्स्ट इज वेयर हैव यू कम फ्रॉम। अगर आप किसी से पूछते हो कि वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तो यू हैव पुट अ क्वेश्चन बिफोर हिम कि वो कहाँ से आया है। आपने उसके सामने एक प्रश्न रखा, ही हैज़ टू रिप्लाई कि वो कहाँ से आया, और रिप्लाई में जो चीज़ आएगा वो आपका असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। तो दिस इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस हम किस प्रकार के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं, यानी किस प्रकार के शब्दों के समूह को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें 4 कंडीशंस हैं। पहला है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट, एंट्रीटी और विश, यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके माध्यम से हम किसी को आदेश देंगे या कोई हमारे को आदेश देगा। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कमांड को, आज्ञा को, आदेश को एक्सप्रेस करते हैं, दिखाते हैं, उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जो रिक्वेस्ट को, निवेदन को एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जो एंट्रीटी, एंट्रीटी का हिंदी में मतलब है विनती, और ऊपर ये लिखा है रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट का मतलब है निवेदन। वैसे तो ये दोनों शब्द एक ही जैसे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। विल डिस्कस आफ्टर सम टाइम कि रिक्वेस्ट और एंट्रीटी में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट इज विश। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमारे सामने विश को, कामना को, दुआ को, हमारी इच्छा को एक्सप्रेस करता है, या हम किसी और के लिए दुआ करते हैं, कामना करते हैं, उसको एक्सप्रेस करता है। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो फर्स्ट इज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कमांड को शो करता हो। जैसे अगर किसी ने आपसे कहा कि शट द डोर, तो इसका क्या मतलब आप निकालते हैं, क्या अभिप्राय निकलता है कि आपसे ये आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है या आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है? नहीं, यहाँ पर आपको आदेश दिया जा रहा है, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है कि ये काम आपको करना है। तो शट द डोर का मतलब है कि यू हैव बीन गिवन ऑर्डर बाय समवन। तो ये ऑर्डर को एक्सप्रेस करता है। अगर आपको वही चीज़ थोड़े अलग तरीके से पूछी जाए कि प्लीज़ शट द डोर, तो नाउ ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, प्लीज़ शट द डोर या प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये रिक्वेस्ट को शो करता है, ये निवेदन को दिखाता है। तो रिक्वेस्ट को शो करने के लिए जिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का हमने यूज़ किया, उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर है एंट्रीटी। एंट्रीटी का मतलब है विनती। एंट्रीटी को शो करने के लिए एक सेंटेंस लिखा है कि ओ गॉड प्लीज़ हेल्प मी। अब अगर आप किसी से कहें कि प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, और आप जब ये बोलते हैं कि ओ गॉड प्लीज़ हेल्प मी, इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि पहला जो सेंटेंस है वो रिक्वेस्ट को, और दूसरा जो है वो एंट्रीटी को दिखाता है। रिक्वेस्ट जो शब्द है, इसका यूज़ हम फॉर्मल सेंस में करते हैं। जैसे अगर आप किसी से बोलते हैं कि प्लीज़ गिव मी योर पेन, उसकी मर्जी, उसने पेन आपको दिया या नहीं दिया, हाँ, ये दिस इज़
फॉर्मल, जब हम फॉर्मल तरीके से किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो रिक्वेस्ट है। लेकिन अगर हम उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे, यानी रिक्वेस्ट के आगे की सिचुएशन जो होती है वो एंट्रीटी है। एंट्रीटी मतलब विनती। जब हम गिड़गिड़ाते हैं किसी के सामने तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एंट्रीटी। सपोज दैट यू आर ऑन द वे टू योर ऑफिस एंड योर bike is punctured on the way, then you have no support from anyone, then what do? You entreat to the God. उस समय आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, निवेदन नहीं करते कि ओ गॉड प्लीज मेरे को ये चीज़ अवेलेबल कराइए, नहीं, दिस इज नॉट योर ऑफिस। यहाँ आप ईश्वर से गिड़गिड़ाते हैं कि ओ गॉड प्लीज हेल्प मी। तो जो गिड़गिड़ाने की विनती करने की सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम जिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज़ करते हैं उसे हम एंट्रीटी कहते हैं और वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट इज विश। विश का मतलब कामना या दुआ। सपोज दैट योर फ्रेंड इज गोइंग फॉर एग्जामिनेशन, यू मीट हिम ऑन द वे और आप उसे विश करते हैं कि मे गॉड यू अचीव सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन। ईश्वर करे कि तुम अपनी परीक्षा में सफल हो। अब ये जो सेंटेंस लिखा है कि मे गॉड यू अचीव सक्सेस और ओ गॉड प्लीज हेल्प मी, इन दोनों में भी डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आप स्वयं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो जब आप स्वयं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो दिस इज एंट्रीटी, और जब आप दूसरों के लिए दुआ कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, तो दिस इज विश। इन दिस वे इंपरेटिव सेंटेंस 4 कंडीशंस को दिखाता है: कमांड, रिक्वेस्ट, एंट्रीटी या विश। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो इन कंडीशंस को शो करते होंगे उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। नाउ वी कम ऑन द लास्ट सेंटेंस, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हालांकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हमारे व्यावहारिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ये जैसा आपके सामने लिखा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं जो हमारे हार्ट की सडन फीलिंग्स को दिखाते हैं। नॉर्मली हम जब व्यावहारिक जीवन में होते हैं तो हम या तो ज़्यादातर असर्टिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंस, फिर इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो हमारी सडन फीलिंग्स अगर निकल करके बाहर आती हैं या जो हमारे इमोशंस हैं, जैसे अचानक से अगर हमें अब किसी बात को लेकर के हमें खुशी मिले, हम खुश हो जाएं या दुखी हो जाएं या कोई चीज़ से हमें हेट्रेड हो, तो हमारे हार्ट की जो सडन फीलिंग्स है इन्हें अगर एक्सप्रेस करने के लिए जिन ग्रुप वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं, उन वर्ड्स को या ये वर्ड्स जिस प्रकार के सेंटेंस में यूज़ होते हैं उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे वी हैव वन द मैच। सपोज दैट you are playing cricket match, football match, whatever you choose, and you suddenly won the match, और जैसे ही आप मैच को जीतते हैं आपके अंदर एक खुशी जागृत होती है और आप अचानक से उछल पड़ते हैं, और उस समय जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं उन शब्दों को हम अपने हार्ट की अंदर की फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, तो उन शब्दों को हम एक्सक्लेमेटरी इंटरजेक्शन वर्ड्स कहते हैं। सपोज दैट इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम अपने हार्ट की इमोशन, खुशी को एक्सप्रेस करना चाहें तो हुर्रे वी हैव वन द मैच। हुर्रे एक ऐसा वर्ड है जो हमारे जॉय को एक्सप्रेस करता है। इन द सेम वे अगर हम किसी बात को लेकर दुखी हो जाएं, सपोज दैट कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिज़नेस में हमें नुकसान झेलना पड़ गया, तो हम ये कहते हैं अलास
आई हैव अनडन, अरे मैं तो बर्बाद हो गया। तो इस प्रकार से हमारे हार्ट की जो सडन फीलिंग्स होती हैं, अगर वो बिना हमारे कंट्रोल के अचानक से निकल करके बाहर आ जाएं, तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या ऐसे वर्ड्स को हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहते हैं या इंटरजेक्शन वर्ड्स कहते हैं। और उन शब्दों का जिस सेंटेंस में हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने सेंटेंस किसे कहते हैं यह डिस्कस किया। सेंटेंस के कौन कौन से बेसिकली, बहुत डिटेल में नहीं, बेसिकली कौन कौन से टाइप्स होते हैं और किस प्रकार से हम इन सेंटेंसेस को पहचानेंगे। क्योंकि लैंग्वेज में हमें जब भी कोई चीज़ एक्सप्रेस करनी होती है, जब भी कोई चीज़ कहनी होती है, लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन, कन्वेइंग आवर मैसेज टू समवन एंड रिसीविंग समवन्स मैसेज, दिस इज़ द टारगेट ऑफ लैंग्वेज। और ये सेंटेंस के माध्यम से पॉसिबल है। तो सेंटेंस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल in our day-to-day life, and we should be updated, and whenever any sentence comes before us we should be capable of recognizing it. I hope that from my today's lecture on sentence, their types and how will you recognize them, I hope that you will be benefited. Thanks a lot.